संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, जो बटे के रूप में होती है। जैसे आपने देखा होगा संख्याओं को 2/5 है ना, फिर आपने देखा होगा मान लीजिए 1/5 है ना। तो ये बटे वाली जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम कुल मिला के कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो। p बटे q का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में हो। ऊपर की जो संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। याद कैसे रहेगा आपके लिए, तो देखो अंश मतलब अंश ऊपर होता है और हर कहाँ चलता है, हर मतलब हल जो खेत में नीचे चलता था, तो जो हल हो जाएगा तो हर हो जाएगा वो नीचे चलता है, तो जमीन में मतलब वो नीचे होगा, तो अंश कहाँ होगा, ऊपर होगा। अंश मतलब ईश्वर का अंश भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो अंश और हर, तो बताइए अंश कहाँ रहता है, ऊपर। जैसे एक संख्या लिखी है 2/5 जो कि मैंने अभी आपको समझाई थी। 2/5 एक परिमेय संख्या है, ये तो आप बता दोगे। कैसे बता दोगे, क्योंकि ये बटे के रूप में लिखी है। लेकिन कोई अगर आपसे पूछ ले कि इसमें अंश कौन है और हर कौन है, तो क्या बता दोगे, तो आप कहोगे जी ऊपर का अंश कहलाता है, तो अंश कितना है 2, और नीचे का क्या कहलाता है हर, तो हर कितना है 5। तो परिमेय संख्या कैसी संख्या कहलाती है, ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो हम यहाँ पे वही परिभाषा लिख लेते हैं, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे अगर हमने लिख दिया 1/0 तो p का मान तो 1 हो गया, लेकिन जो q है उसका मान कितना हो गया 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 है तो उसका उत्तर अनंत आता है। क्या आता है बेटा, अनंत आता है। बहुत ध्यान से समझना। तो अगर अनंत उत्तर आ जाएगा तो वो परिमेय संख्या कैसे कहलाएगी। तो अगर कहीं भी लिखा है जैसे 3/0 लिखा है तो आप ये मत कह देना कि ये तो अंश बटे हर के रूप में लिखी है तो ये एक परिमेय संख्या होगी, ऐसा कभी भी नहीं बोलना। क्यों, क्योंकि जो बटे में है वो q का मान 0 है, तो q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे परिभाषा में एक चीज और जोड़ देते हैं, वे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके वो तो परिमेय संख्या है। जहां पे आपको यहाँ पे एक चीज और जोड़ना है कि जहां q जो है वो बराबर ना हो 0 के, मतलब q का मान 0 ना हो, ये आपको यहाँ पे जोड़ना है। और दूसरी बात क्या है कि p और q दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्ण अंक होने चाहिए। जैसे 2 एक पूर्ण अंक है, 5 एक पूर्ण अंक है। पूर्णांक तो मैंने अभी बताया आपको, तो लिखना है कि जहां p और q पूर्णांक हो। तो ये देखिए जहां p और q पूर्णांक होने चाहिए यहाँ हो, इस तरीके से। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे उदाहरण मैं यही लिख देता हूँ, जैसे उदाहरण बताइए कोई भी बटे वाली संख्या आप सोचिए मन में। चलिए ठीक है, जैसे आपने सोचा 5/7 ये एक परिमेय संख्या होगी। जैसे आपने सोचा -1/4 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में 0 नहीं है और पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, यहाँ पे 1 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 तो क्या ये परिमेय संख्या है। अगर मैंने लिख दिया 5 तो क्या ये परिमेय संख्या है। अगर मैंने लिख दिया -9 तो क्या ये परिमेय संख्या है। ये सवाल उठता है। तो अब आप कहोगे कि सर ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये बटे में नहीं लिखी है, ये p बटे q के रूप में नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में यही सवाल आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी संख्या है जैसे 0 है तो इसके बटे में हम 1 अपने मन से लिख सकते हैं। ध्यान करिए, कभी भी आप क्रिया गुणा करते हैं तो बटे में 1 बना लेते हैं ना। कोई भी दुनिया की संख्या है उसके बटे में हम 1 अपने मन से ले सकते हैं। जैसे -9 लिखा है तो उसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम 0 के बटे में जब 1 लिख सकते हैं और 1 ऊपर तो 0 चल जाएगा, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है और -9 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इनके बटे में 1 लिखा जा सकता है। तो समझ में आया आपको, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में या p बटे q के रूप में लिखी जा सके। लेकिन अगर कोई संख्या कोई पूर्णांक अकेला लिखा है तो उसके बटे तुम 1 लिख सकते हो और वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल, जैसे आपके सामने लिखा है 0.3 और 3 के ऊपर ये डैश लगा है, क्या ये परिमेय संख्या है। तो आंसर है हाँ, इसे परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। कैसे, मैंने आपको कक्षा 9वीं में सिखाया है और फिर मैं यहाँ पे ट्रिक से बता देता हूँ। जैसे 0.3 के ऊपर डैश है तो ये 3 तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन जितनी 3 यहाँ पे देखो जितनी संख्या के ऊपर डैश है उतने ही 9 नीचे बना देना है। जैसे ऐसा लिखा होता है 0.33 डैश, दोनों पे डैश है तो ये 33 तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन बटे में उतने ही 9 बना देने हैं जितने पे डैश है। तो 2 पे डैश है ना, 2 संख्याओं पे डैश है तो 2 यहाँ पे 2 बार आपको 9 बना देने हैं। तो ये बटे वाली संख्या हो गई, ये भी बटे वाली संख्या हो गई। अगर इनको काटोगे भी तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 1/3 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती है। तो ये हो गया। अब इनको बदलना मैं अलग से आपको बता दूंगा, अगर आपने 9th क्लास की वीडियोस देखी हैं तो वहां आप देख सकते हो। बाकी ट्रिक के माध्यम से अलग से मैं आपको बता दूंगा कि बदलना कैसे जाता है और कोई भी संख्या को कैसे इस प्रकार की संख्या को ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। बट अपना अभी ये टॉपिक नहीं है, अभी केवल परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए अब परिमेय संख्याओं के बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर, और इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। दोनों की स्पेलिंग आपको मैं बता देता हूं। ये देखिए, ये रेशनल नंबर और ये इर्रेशनल नंबर, जानकारी के लिए आप याद रख सकते हो। अपरिमेय संख्याओं को किससे दर्शाते हैं तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, और अपरिमेय संख्याओं के लिए भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसा कोई शब्द नहीं है दर्शाने के लिए, ठीक है। अब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इसका उल्टा। अब जैसे इसमें क्या लिखा था कि वे संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, तो इसमें बोल देना नहीं लिखी जा सकती है। तो हमने लिखा कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती या फिर ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो। तो ऐसी भी क्या संख्या होती है, तो आंसर है हाँ, ऐसी संख्या भी होती है। देखो ऐसी संख्या जिनके ऊपर रूट लगा हो, जैसे √2, √5, √3 भी हो सकता है, √2 + 2। अगर एक के पास में रूट लगा है लेकिन दूसरा ऐसा लिखा तो भी वो भी अपरिमेय में होगी। मतलब जिन संख्याओं के ऊपर करणी लगी रहती है वो अपरिमेय है, उनको बटे के रूप में नहीं लिख सकते। समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसके साथ साथ करणी 5 जैसे लिखा है तो उसके साथ में अगर 2 तो 2 आप ऐसा नहीं कह सकते कि 2 है तो 2 तो एक परिमेय संख्या है तो करणी 5 + 2 भी एक परिमेय होगा। नहीं, करणी 5 + 2 ये दोनों प्लस में है ना, तो इससे क्या होगा कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या जब जोड़ करती है तो अपरिमेय संख्या ही बनती है। तो ये अब ये क्यों है, करणी वाली परिमेय संख्या क्यों है, ये हम प्रश्नावली में सिद्ध करेंगे कि वहां पे क्वेश्चन है कि सिद्ध करिए कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है, या सिद्ध करिए कि करणी 2 एक सिद्ध करिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। वो हमें सिद्ध करके बताना पड़ता है। करणी 2 भी अपरिमेय है तो ये सिद्ध करके हम बताएंगे, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है। इसके साथ साथ कुछ और है, जैसे पाई का मान आप पुस्तक में पाई लिख लीजिए। अगर आपको नहीं पता ये पाई का चिन्ह होता है, कैसे बनाते हैं पाई का चिन्ह, ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ये पाई का चिन्ह, ठीक है। तो पाई जो है, पाई का मान भी दशमलव के बाद बदलता रहता है और कभी भी समाप्त नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई जो है वो भी अपरिमेय संख्या है। मतलब दशमलव के बाद जो निश्चित ना हो, जैसे आपके सामने कोई संख्या लिखी है 3 दशमलव, लेकिन उसके जो मान है 1 5 4 3 2 3 5 3 2 कुछ भी है लेकिन बदलते जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो रहा कि कोई क्रम रिपीट हो रहा है, जैसे 154 जैसे ऐसा हो 3.154 फिर वो 154 फिर वो 154, तो ये तो निश्चित हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी निश्चित नहीं है। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो हमने उदाहरण दे दिया आपके सामने। अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इतनी सारी संख्याएं पढ़ने के बाद अब हम वास्तविक संख्याओं को डिफाइन कर सकते हैं। देखो वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं, परिमेय संख्याएं। ऐसा मैं पहले डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा। परिमेय संख्याएं जो भी हमने पढ़ी है, परिमेय संख्या जानते हैं ना, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में, प्लस अपरिमेय संख्याएं।
अपरिमेय संख्याएं। इन दोनों का मिश्रण ही क्या है? इन दोनों का मिश्रण ही क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो परिमेय भी होती हैं जिनके अंतर्गत, और अपरिमेय संख्या, दोनों का जो मिश्रण होता है उसे वास्तविक संख्या, यानी अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। चाहे वो 3 हो, चाहे वो √2 हो। 3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे 1 लिख सकते हैं। 3 एक पूर्ण संख्या भी है, 3 एक प्राकृत संख्या भी है, 3 एक परिमेय संख्या भी है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं ही थी। तो वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर का नाम है, इसके अंतर्गत अब आप समझ गए होंगे कि हमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण ही पढ़ना है। जैसे कि अगर आपके सामने लिखा है 4, तो 4 क्या है? तो 4 देखो, 4 तो सबसे पहले प्राकृत संख्या भी है। क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो उसके बीच में 4 भी आता है ना। पूर्ण संख्या भी है 4। 4 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है तो उसमें 4 भी आता है। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। और 4 एक परिमेय संख्या भी है। क्यों है? क्योंकि 4 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ना? तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, परिमेय हो और अपरिमेय दोनों का मिश्रण हो, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम लिखेंगे परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण ही वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो ये थी वास्तविक संख्याएं। तो जो हमारे चैप्टर का नाम था उसको हमने अच्छे से समझा, क्लियर किया कि क्या है। अब इससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में छोड़िएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, और ऐसे ही और वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना, लिंक दी गई है, तो वहां से आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहीं से आप क्रम से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में क्लास 10 साइंस भी मैं कट टू कट नोट्स के साथ में ही पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका अध्ययन और अच्छा हो सके, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो आप YouTube पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, चैनल का नेम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग। तो आपको कक्षा 10वीं से संबंधित बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसके आगे सहअभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे LCM, HCF, गुणनखंड वगैरह की विधि। थैंक यू।